नमस्कार, राधे राधे। 1 मार्च का नया महीना है भाई, फरवरी निकल गया। 1 मार्च का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है? उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। ये जो स्लोगन है, ये सभी जानते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का स्लोगन है। और सभी लोगों को पता है कि जब उठो जागो और जब तक मत रखो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, आपने सुना है, तो इसको जो है आप सामने लेकर आए कि भाई क्या है कि आप अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप आपके लक्ष्य के प्रति आप समर्पित नहीं हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सो रहे हो। जब तक आप अपना आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप जो जी रहे हो वो निरर्थक जी रहे हो। इसका कहने का मतलब है, हमारे जब इतने जो महान लोग हैं, कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से जो बोल के गए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका जो अनुभव है, उनने खुद ने जिया है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, किसी के प्रति आप समर्पित नहीं हो, तो आपका जीवन भी निरर्थक ही है। तो बस वही है कि जल्दी अपने लक्ष्य को जान लो है क्या, और उसके प्रति लग जाओ। जब तक आपको वो लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तक आप उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 1 मार्च का। चलिए, अभी भी किसी ने अगर मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दो भाई, 2 महीने निकल गए 2024 में। अब जो है तीसरा महीना स्टार्ट है, ठीक है, मार्च। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया में पहले वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में कब से कब तक किया जाएगा? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। पूछा क्या जा रहा है कि वैदिक दुनिया में दुनिया में जो वैदिक घड़ी है, उसका उद्घाटन, दुनिया की पहली ऐसी घड़ी होगी जो वैदिक घड़ी होगी, उसका जो उद्घाटन है वो उज्जैन में। कहाँ पर भाई? उज्जैन में वो है। कब से कब कब किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है 1 मार्च। 1 मार्च को जो है उज्जैन में जंतर मंतर, आपने सुना होगा, जंतर मंतर जो क्षेत्र है वहां पर है। 85 फीट ऊंचा एक टावर है। कितना? 85 फीट ऊंचा एक टावर है, वहां पर वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। उसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करेंगे। उनका नाम क्या है? मोदी जी, ठीक है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे, वो ही इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो वैदिक घड़ी है, इसके कुछ अलग अलग फैक्ट्स हैं। मतलब ये जो है हमारे ज्योतिष के हिसाब से चलेगा, मुहूर्त के हिसाब से चलेगा, ग्रह के हिसाब से चलेगी। ये जो है, इसके आंकड़े जो है, किसके? मुहूर्त के आंकड़े, ग्रह के, ज्योतिष के, वो आंकड़े जो है वो वैदिक घड़ी में दिखाई देंगे। इसलिए इसको कहा गया है वैदिक घड़ी, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है वैदिक घड़ी। और ये जो है हमारी भारतीय मानक समय जो है उसको भी दर्शाएगा, और जीएमटी जो है वो समय भी इसमें दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये ऑलराउंडर एक घड़ी है, और भारतीय सभ्यता को बढ़ाने का एक ये बहुत अच्छी पहल है। इसका नाम क्या है? वैदिक घड़ी, ठीक है। 1 मार्च को स्थापित होने, इसका जो उद्घाटन है वो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किया 1 मार्च को। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन पे भी कहाँ? जंतर मंतर में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से शुरू होगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। क्या पूछा गया है कि हाल ही में कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या है? गीता महोत्सव जो है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव रखा हुआ है, वो कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, वो भी कोलंबो, ठीक है। श्रीलंका, आप सभी जानते हैं श्रीलंका में जो है कोलंबो है। कोलंबो में 3 दिवसीय जो है गीता महोत्सव रखा गया है। वो कब रखा गया है? ठीक है, 1 मार्च। 1 मार्च से है, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का एक प्रोग्राम रखा है। 3 दिवसीय ये प्रोग्राम है। इसमें क्या है, गीता के बारे में सभी जानते होंगे। हमारे भारत में तो जगह जगह गीता का पाठ होता है, उपदेश मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि गीता जो है वेद व्यास जी ने लिखी हुई है, और इसमें 700 श्लोक हैं। और इसमें जो है हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने अर्जुन जी को जो है उपदेश दिए हैं। पूरे गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो है उपदेश दिए हैं, उसी का वर्णन किया गया है। और गीता से आप सभी ने अगर पढ़ा हो तो आप सभी जानते होंगे, गीता से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअल में पता चलता है कि हमको करना क्या है। हम जो जिस भी द्वंद्व में फंसे रहते हैं, कोई द्वंद्व है, कोई संघर्ष है, कोई चिंता है, तो हर चिंता का निराकरण जो है गीता में लिखा है। बस यही है कि हम जो भारतवासी हैं उसको दूर होते जा रहे हैं हर चीज से। और जो बाहर बाहर के जो देश हैं वो सब गीता, आपने देखा होगा बाहर के कितने वृंदावन सभी लोग आते हैं, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं वृंदावन के लिए।
हमारे कृष्ण भगवान से कितनी प्रीति है, पर हम लोग ही दूर होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से भारतीय लोग ही दूर होते जा रहे हैं। तो उसको बढ़ाएं जहां तक हो सके, अपने निजी जो आप कर सकते हैं प्रयत्न, उसके लिए जितना भी प्रयत्न हो सके दूसरों को जागरूक करें कि इन चीजों को ना भूलें, हमारी संस्कृति को ना भूलें, हमारी जो परंपरा है सभ्यता है उसको ना भूलें। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? श्रीलंका में आयोजित हो रहा है। 3 दिवसीय प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। उसका एक थीम है गीता का वाचन होगा और उसके जो उपदेश हैं वो सबको बताए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी जो ग्रुप है उसने किस राज्य में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। पूछा क्या गया है? हाल ही में अडानी ग्रुप, कौन सा ग्रुप जो है? अडानी ग्रुप जो है उसने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया जो है उसका सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल लॉन्च किया है। मतलब उसका एक केंद्र है, वो गोला बारूद मिसाइल लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो एक केंद्र लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, एक केंद्र यानी संस्थान लॉन्च कर रहे हैं। कौन सा ग्रुप? अडानी ग्रुप। वो किस राज्य में होगा? और ये जो होगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल केंद्र होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए वो कहां पर होगा? इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कानपुर, कानपुर में जो है एक ऐसा केंद्र स्थापित हो रहा है, संस्थान स्थापित हो रहा है जहां पर गोला बारूद और मिसाइल के जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएंगे, उनका निर्माण किया जाएगा, छोटे छोटे रूप में उनको बनाया जाएगा। और वो किस ग्रुप के द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी डिफेंस एयर स्पेस। कौन सी कंपनी है? इन्होंने जो है इस केंद्र को स्थापित करने की बात कही और ये स्थापित होने जा रहा है कहाँ? उत्तर प्रदेश, कानपुर में। कौन सी कंपनी? अडानी डिफेंस एयर स्पेस जो है उसके द्वारा ये जो है गोला बारूद और मिसाइल लॉन्च केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। वहां पर छोटे रूप में गोला बारूद और जो मिसाइल है उसका निर्माण किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के सहयोग से किस देश में पहली गति शक्ति अनुसंधान खोज की स्थापना की है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, अमेरिका, श्रीलंका, चीन। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के सहयोग से, किसके सहयोग से? शिलोंग के सहयोग से जो है, कौन से मंत्रालय? बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय है उसके मंत्री का नाम हजार बार आपको बता दिया है, सभी को पता है कि उसके मंत्रालय का मंत्री जो है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उस मंत्रालय ने जो है शिलोंग की सहायता से, शिलोंग का कोई एक संगठन है उसकी सहायता से जो है किस देश में, आपसे क्वेश्चन, आपसे जो आंसर पूछा जा रहा है वो किस देश में पूछा जा रहा है, आपका आंसर आपको बताना है। तो देश आपको बताना है। तो पहला कौन सा अनुसंधान है? गति शक्ति अनुसंधान की स्थापना जो है की। देखिए क्वेश्चन समझिए कि जो बंदरगाह और जल मार्ग मंत्रालय है उसने जो है शिलोंग मेघालय की जो राजधानी है, मतलब मेघालय या शिलोंग का एक कोई संगठन है, उसकी सहायता से कौन सा केंद्र, कौन सा अनुसंधान? गति शक्ति अनुसंधान की खोज की है। ये आपसे पूछा गया है, वो भी किस देश ने की है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो भारत ने जो है इस अनुसंधान की खोज की है या लॉन्च की है। ठीक है, इसको स्थापित किया है। क्या नाम है? गति शक्ति अनुसंधान। इसका सिंपल सा एक उद्देश्य है कि उत्तर पूर्व में जो हमारे राज्य हैं, जैसे हम शिलोंग देख रहे हैं, तो मेघालय जो है, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है, नागालैंड, ये जो है ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें जो है लॉजिस्टिक शैक्षिक जो माध्यम है उसमें नवाचार करना, मतलब तार्किक क्षमता में विकास करना, तार्किक क्षमता में शिक्षा में हम क्या क्या उद्देश्य देख सकते हैं, तार्किक क्षमता से हम शिक्षा में क्या क्या बढ़ोतरी कर, कैसे हम तार्किक क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं, उसमें अनुसंधान कर सकते हैं। तो इस सब ये जो एक टॉपिक है कि लॉजिस्टिक माध्यम में जो हम है कैसे नवाचार कर सकते हैं, तार्किक माध्यम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के माध्यम में तार्किक
सतर्कता का क्या महत्व है, इन सब चीजों के बारे में हम और जागरूक कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। मानव कैसे तार्किक हो सकता है, इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति अनुसंधान की खोज की है, वो भारत देश में हुई है। वो भी कौन से मंत्रालय, बंदरगाह एवं जल मार्ग जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत की गई है। सर्बानंद सोनोवाल इनके मंत्रालय के मंत्री हैं, और शिलोंग जो संगठन है उसकी सहायता से ये लॉन्च की गई है। चलिए क्योंकि भाई उत्तर पूर्व राज्यों के लिए ही किया जा रहा है, तो वो शिलोंग तो एक संगठन है, मतलब मेघालय की राजधानी है शिलोंग, तो उसकी सहायता से ये लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खज्जर और पुणे में पीएम मोदी ने किस मंत्रालय को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या गया है कि हाल ही में खज्जर, क्या है भाई, खज्जर और पुणे में जो है पीएम मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने किस मंत्रालय को लॉन्च किया है, ये पूछा गया है कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने पुणे और खज्जर, ये जो शहर है, वहां पर कौन से मंत्रालय स्थापित किया, कौन सा मंत्रालय स्थापित किया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है आयुष मंत्रालय। क्या है? आयुष मंत्रालय। इसके अंतर्गत जो है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आप सभी जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, योग से संबंधित जो केंद्र हैं वो स्थापित किए जाते हैं, आयुष मंत्रालय। और अभी जो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं उनको अतिरिक्त प्रभार में रखा गया है। आयुष मंत्रालय जो है उसका अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? सर्बानंद सोनोवाल को। और इसके जो और वो एक और मंत्रालय के मंत्री हैं, उसका नाम क्या है, अभी हमने अगले क्वेश्चन में ही पढ़ा, बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, और वो इसके भी अतिरिक्त प्रभार में कार्य कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय के, सर्बानंद सोनोवाल। तो देखिए आयुष मंत्रालय जो है उससे संबंधित खज्जर में, खज्जर एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जो है उन्होंने केंद्रीय योग और जो है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है। और जो पुणे में है वो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है, और यहाँ पर केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो है या केंद्र जो है वो स्थापित किया है। और जो कौन ने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। इसका उद्देश्य आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो है प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना और योग से लोग बागों को जोड़ना और लोग बागों की दुविधाएं कम करना। कि जैसे हमने ये केंद्र स्थापित कर दिया, आयुष मंत्रालय से संबंधित है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो ये एक अच्छा सा मंत्रालय, मतलब उसका एक हेड जो होगा, एक शाखा जो है वो पुणे और खज्जर में होगी। तो कोई भी दिक्कत होगी तो व्यक्ति यहाँ आकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बता सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करवा सकता है, उपचार ले सकता है, योग से जुड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत उस कार्य को बढ़ाया जा रहा है। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में इसरो की तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। पूछा क्या गया है? हाल ही में पीएम मोदी ने जो है किस राज्य में इसरो की तकनीकी सुविधाएं, इसरो की जो है तकनीकी सुविधाएं जो है उसका उद्घाटन किया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो केरल। इसरो आप सभी जानते हैं। अब क्वेश्चन में ये तो पूछा जा रहा है भाई, इसरो की जो योजनाएं हैं या तकनीकी सुविधाएं हैं उनका उद्घाटन किया है। इसरो आप सभी जानते हैं कि हमारी भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, उसका जो नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसरो। और इसकी स्थापना आप सभी को पता है 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और जो हम केरल की बात कर रहे हैं, ये अभी मैंने इसरो की बात की, ठीक है। ये हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय मैंने इसरो को बताया वो बेंगलुरु है। चलिए, तकनीकी सुविधाएं जो है केरल में स्थापित की जा रही हैं। इसकी अंतरिक्ष से संबंधित या इसरो से संबंधित कोई भी अंतरिक्ष यान से संबंधित कोई एक टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित कोई 3 परियोजनाएं हैं। कोई 3 परियोजनाएं हैं नवाचार से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित जो योजनाएं हैं, वो 3 योजनाएं हैं। वो कहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं? वो केरल में। केरल में कहाँ पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। तो उससे संबंधित जो है विक्रम साराभाई जो केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से जो है 3 योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि इसरो की तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन
कहाँ पर हुआ? केरल में। केरल में भी कहाँ, कौन से केंद्र है भाई? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। वहां से 3 योजनाएं हैं वो लॉन्च की जा रही हैं तकनीक से संबंधित। चलिए हम्म, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, एस जयशंकर, अमित शाह। पूछा क्या जा रहा है? हाल ही में सिक्किम, कहाँ पर भाई? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन, सिक्किम का जो है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, कि सिक्किम का जो है पहला पहला सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किसके द्वारा किया जा रहा है? मतलब रेल सुविधा अब प्रारंभ होगी, अभी तक रेल सुविधा सिक्किम में नहीं थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको ये चीज समझ में आई। तो सिक्किम के जो पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं आपके सामने है, ऑप्शंस अगर आपको पता है तो बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हो रहा है। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? रंगपो। क्या नाम है? रंगपो। रंगपो, ठीक है। रंगपो जो है वो रेलवे स्टेशन का नाम है, और उसकी ही स्थापना या शिलान्यास उसका किया गया है। कहाँ पर भाई? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है वहां पर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। ये जो है पहला रेलवे स्टेशन होगा सिक्किम का, मतलब रेल सुविधा अभी तक वहां पर नहीं थी। और इसकी जो राजधानी है सिक्किम की, गंगटोक। क्या है भाई? गंगटोक। ये पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। ठीक है, चलिए यही था ना, हाँ चलिए। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस आपके सामने, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अल्जीरिया, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या जा रहा है? हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका जो आंसर है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वहां पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो स्थापित की जा रही है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है अफ्रीका के क्षेत्र में आता है। कौन सा देश? अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है अफ्रीका क्षेत्र में आता है। वहां पर जो है ये अफ्रीका की पहली सबसे बड़ी मस्जिद होगी, और पूरी दुनिया की जो है वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद होगी जो अफ्रीका में स्थित होगी, और अफ्रीका की तो फर्स्ट होगी ही। चलिए, ये जो है ग्रैंड मस्जिद, क्या नाम है? ग्रैंड मस्जिद। अल्जीरियाई जो लोग हैं वहाँ के, वहाँ वैसे बोला जाता है नॉर्मल, पर उसका वैसे ही नॉर्मल बोलेंगे ग्रैंड मस्जिद। ठीक है, उसका नाम क्या है? ग्रैंड मस्जिद, अल्जीरिया में स्थापित हो रही है। और आप सभी को ये भी नॉलेज होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो अल हराम। क्या है? अल हराम। वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में जो है, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब वहाँ का मक्का शहर है, वहां पर स्थापित है। आपने देखी होगी इमेज में, बहुत सारी बातें होती हैं उस मस्जिद से रिलेटिव। आपने अगर सुना है, आप थोड़ा सचेत हैं तो आपको पता होगा। कौन सी है भाई? सऊदी अरब जो है मक्का शहर में अल हराम, या अल हरम भी उसको बोलते हैं, उस मस्जिद का, वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, सऊदी अरब में। चलिए नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई ने भारतीय नागरिकों को कितने वर्षीय बहुउद्देशीय मिशनरी के रूप में नियुक्त किया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 वर्षीय, 5 वर्षीय, 7 वर्षीय, 8 वर्षीय। क्या पूछा गया है कि दुबई में भारतीय नागरिकों को कितने वर्षीय बहुउद्देशीय मिशनरी के रूप में नियुक्त किया है? मतलब दुबई ने जो है भारतीय नागरिकों के लिए कोई स्कीम बनाई है, कोई मिशन बनाया है, वो कितने वर्ष के लिए है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर है 5 वर्षीय। ये जो योजना है या मिशन है दुबई के द्वारा भारतीय लोगों को दिया जा रहा है, वो 5 वर्षों के लिए लागू है। क्या है भाई? ये जो है आप सभी देख रहे होंगे, पर्यटन से संबंधित जो चीजें हैं वो देश अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, अब प्रलोभन देने के लिए कि जित बहुत सारे पर्यटक जो हैं हमारे इधर पर्यटन के लिए आए, उसके लिए हर देश अलग अलग कोई स्कीम बना रहा है। भारत के लोग बड़े, आपने देखा हो अमेरिका के 5वें नंबर पे हम आते हैं कि भाई वहाँ पे घूमने वाले की संख्या जो है 5वें नंबर पे है हम। ठीक है, और आप मालदीव भी से भी आपने देख लिया होगा, अभी तो कम हो गई है, पर मालदीव कितने लोग जाते थे। तो कहीं ना कहीं पर्यटन जो है
बहुत सारी संख्या जो है हमारी पर्यटन के लिए जाती है। ऐसी दुबई जो है उसने एक स्कीम निकाली है, दुबई बहुत लोग जाते हैं, पर दुबई ने एक स्कीम निकाली है कि जो है आप एक बार, कोई एक स्कीम है, एक वीजा है या फिर उनका एक कोई प्रमाण है, ऐसा कुछ करके आप बिना वीजा के 80 दिन दुबई में रुक सकते हैं। कितने दिन? 80 दिन बिना वीजा के आप 80 दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं, और इसको रिन्यू कराया जाता है। ये सिर्फ 2 बार, एक बार रिन्यू होता है, एक बार आपने बनवा लिया कोई भी है तो आप 80 दिन तक वहाँ स्टे कर सकते हैं, और उसको एक बार रिन्यू किया जाता है, और फिर 80 दिन के लिए वो दोबारा रिन्यू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो है मतलब एक बार रिन्यू होगा और 80 दिन के लिए आप वहाँ रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक जो पर्यटन के शौकीन हैं, जो वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि बिना वीजा वहाँ आप रह सकते हैं। आपके पास एक कुछ जो भी उनकी स्कीम होगा, कोई नियम होगा कि उनके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी कि हमने ये स्कीम ले रखी है आपकी, बस आप वहाँ पर अगर आपके पास वो स्कीम है, वो लागू होने वाली है, अभी लागू हुई नहीं है, वो स्कीम आपके पास है या जो भी नियम है उनके वो आपके पास है, तो आप बिना वीजा के 80 दिन वहां रुक सकते हो, और 80 दिन के बाद उसको एक बार रिन्यू करा सकते हो। उसके बाद आप 80 दिन और रुक सकते हो। उसके बाद जो है आपको दोबारा ही वो नियम, जो भी उनका प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, तब आप दोबारा उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दुबई ने जो है बहुत बड़ी स्कीम रखी है। वो कब, कौन से वर्ष के लिए भैया? 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। चलिए, अंतिम क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम, सवेरा कार्यक्रम जो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, इसके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु। पूछा क्या जा रहा है? हाल ही में स्तन कैंसर, स्तन कैंसर जो है उसकी शीघ्र जांच के लिए, ठीक है, कैंसर का एक प्रकार है जो स्तनों में जो कैंसर होता है उसकी तुरंत जांच के लिए, शीघ्र जांच के लिए, पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम? सवेरा कार्यक्रम। क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम का नाम क्या है? स्तन कैंसर से संबंधित जो है सवेरा कार्यक्रम, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर। क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी जो है उनके द्वारा हरियाणा में जो है ये स्थापित किया जा रहा है। और इसमें विशेष क्या है आप सुनिए, इसमें विशेष ये है कि सवेरा जो कार्यक्रम है, ये जो स्तन कैंसर है वो कौन से डॉक्टर इसको देखेंगे? दिव्यांग, मतलब जिनको दृष्टिहीन, मतलब जिनको दृष्टि से कम दिखाई देता है, या बहुत कम दिखाई देता है, या फिर दिखाई ही नहीं देता, ऐसे जो डॉक्टर हैं या अनुभवी जो लोग हैं उनके द्वारा स्तन कैंसर की जांच की जाएगी। और इनका एक स्लोगन है कि प्राकृतिक स्पर्श जो है वो संवेदनशील होता है। कहने का मतलब जितना हम छूकर अब महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज को, जैसे हमने कोई चीज छू तो हम बता सकते हैं कि ये कुर्सी है, मतलब अगर हमें पता है तो हमने स्पर्श पहले किया है, तो कहीं ना कहीं उसमें संवेदना है। ठीक है, आप उसको जान सकते हो कि क्या है। तो वो जो डॉक्टर है, ऐसा माना गया है, बोला गया है, बताया गया है कि वो जो दृष्टिबाधित जो लोग हैं जो जांच कर सकते हैं, वो आधा सेंटीमीटर तक कैंसर की जांच कर सकते हैं, और जो देख सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर तक उसकी जांच कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रारंभिक स्थिति होगी तो वो दृष्टिबाधित जो डॉक्टर है वो भी इसकी जांच कर सकते हैं, और प्राथमिकता उनको ही दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी योजना है उनके लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी जो दृष्टिबाधित है, यानी मतलब जो अनुभवी लोग हैं जिनको दिखाई कम देता है पर वो इसकी जांच कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और उनको भी, लोग बागों को, उनको जो आगे आने का मौका दे रहे हैं सवेरा कार्यक्रम के द्वारा। और स्तन कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं उनको भी जल्दी से जानकारी होगी और उसका इलाज जो है वो जल्दी से करवा पाएंगे। किस सरकार की पहल है ये? हरियाणा, हरियाणा मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए, ये अंतिम क्वेश्चन था। अब जो है कल का क्विज का आंसर देखते हैं। कल का क्विज जो था वो देखते हैं हम, जो है लियो नल मेसी टाइम, क्या नाम है भाई? मेसी आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने देखा हो, ठीक है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुने गए हैं। यह सम्मान पाने वाले वह पहले फुटबॉलर हैं। कौन से भाई? ये पहले फुटबॉलर हैं, आपने सुना है, सभी ने देखा है, और सब बहुत फेवरेट भी हैं लोग बागों के, लियोनल मेसी। ठीक है, उन्हें 2023 का जो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 है वो उनको सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए, आज का जो क्विज है वो देख लेते हैं। ठीक है, आज का क्विज क्या है? हाल ही में, क्या है भाई? हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट
जीता है? कौन से राज्य ने ये जो है मतलब टिकाऊ वन्य जीवन, ये सम्मान जो है वो किसने जीता है, या उन्होंने जो उपाधि किस राज्य ने ये जीती है? टिकाऊ वन्य जीवन जो है वो किस राज्य ने ये जो है टाइटल जीता है? एक बार और पढ़ देती हूँ। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? ये आपको बताना है किसने जीता है, ये कमेंट में आप सभी आंसर इसका देंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। राधे राधे।